हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th। इसका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, जिसमें CWSN का नाम है, CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो इसके MCQs जो हैं हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला MCQ। तो इसमें कह रहे हैं डैश इज़ द फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट दैट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स डे टू डे एक्टिविटीज़। यानी कि किसी इंडिविजुअल की डे टू डे एक्टिविटीज़ जब अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, और ये होता है मेंटल या फिजिकल इम्पेयरमेंट की वजह से। ठीक, तो एक तरीके का फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट यानी कि नुकसान, ठीक, दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल्स डे टू डे एक्टिविटीज़। तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं डिसेबिलिटीज़। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी। यानी कि डिसेबिलिटी का मतलब हो गया कि फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट, यानी कि फिजिकल या मेंटल नुकसान जो हो जाता है, ठीक है, किसी की भी बॉडी में, तो वो अफेक्ट करता है उस इंडिविजुअल की डे टू डे एक्टिविटीज़ को। ठीक, तो उसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू डैश। हमें यहाँ पे फिलअप करना है इसको। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डैश देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ डिसेबिलिटी। किसके अकॉर्डिंग 3 डायमेंशंस हैं डिसेबिलिटी की। ठीक, तो डिसेबिलिटी की भाई 3 डायमेंशंस जो हैं आप ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, इसमें है पहला इम्पेयरमेंट, नेक्स्ट है एक्टिविटी लिमिटेशन एंड थर्ड है पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन। पहले हम इनको समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। ठीक, और आंसर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है यहाँ पर ब्लू पेन से, तो आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए अपने आप आंसर्स ढूंढने की। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है किसी भी तरीके का बॉडी में जब नुकसान वगैरह हो जाता है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इम्पेयरमेंट। एक्टिविटी लिमिटेशन, इसका मतलब क्या है? एक्टिविटी लिमिटेशन का मतलब है कि जो भी हम अपने कामकाज कर रहे थे वो अब लिमिट से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं एक्टिविटी लिमिटेशन। तो किसी इंडिविजुअल, अब ये जब डिसेबिलिटी हो जाती है किसी को, तो उसमें इम्पेयरमेंट, ठीक, और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड थर्ड है पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस। ठीक, यानी कि डिसेबिलिटी जब होती है किसी को, तो उसमें इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है कई बार। ठीक है, जो उसके डेली काम होते हैं, जो स्पोर्ट्स हैं या और कोई भी ऐसा काम जो एक इंडिविजुअल करता है, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है कि ये जो डेफिनेशन है कि देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ डिसेबिलिटी, ये किसके अकॉर्डिंग दी गई? ये जो दी गई है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं डैश इज एन एलिमेंट दैट डिस्टर्ब्स द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखना है कि डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में क्या अंतर है। तो देखिए, जैसा कि हमने डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबिलिटी में पढ़ा कि फिजिकल या मेंटल इम्पेयरमेंट हो जाता है और वो डेली के जो कामकाज हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उनमें अफेक्ट करता है। ठीक, तो उसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी। लेकिन अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि एक तरीके का एलिमेंट, ठीक है, एक तरीके का एलिमेंट, ठीक है, बीमारी टाइप का हम कह सकते हैं, जो डिस्टर्ब करता है हेल्थ को और वेलबींग को, किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को, ठीक, उसके शरीर को अफेक्ट करता है, तो हम उसको कहते हैं, उस एलिमेंट को हम कहते हैं, यहाँ पे एलिमेंट शब्द इस्तेमाल किया गया है, एलिमेंट को हम कहते हैं डिसऑर्डर। ठीक है, उस एलिमेंट को हम डिसऑर्डर कहते हैं जो डेली के जो हेल्थ और वेलबींग को किसी भी इंडिविजुअल की डिस्टर्ब करता है। ठीक, यहाँ पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा, 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी के कुछ डिफरेंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं डैश डिसेबिलिटी, यानी कि एक ऐसी डिसेबिलिटी जो एक पर्सन की एबिलिटी को अफेक्ट करती है, जिसमें वो इंसान भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, या अपने डेली के जो काम है अपने आप नहीं कर पाता है, तो ऐसी डिसेबिलिटी को हम कहते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं डैश डिसेबिलिटी, यानी कि एक ऐसी डिसेबिलिटी जिसमें जो बोन्स और मसल्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट्स जो है बॉडी के वो भी अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी डिसेबिलिटी क्या कहलाती है? ऐसी डिसेबिलिटी को हम कहते हैं मस्क्यूलो स्केलेटल डिसेबिलिटी। ठीक है, मस्क्यूलो स्केलेटल डिसेबिलिटी, यानी कि ये मसल्स और स्केलेटन से मिलकर बना है मस्क्यूलो स्केलेटल डिसेबिलिटी। ठीक, यहाँ पर जो शब्द आप देख रहे हैं मस्क्यूलो स्केलेटल, ये बना है मसल्स और स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड है ये। ठीक, तो ये हम इस डिसेबिलिटी को कहते हैं मस्क्यूलो स्केलेटल डिसेबिलिटी। मैंने दोबारा इसलिए बताया ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं डैश मे बी डिफाइंड एज द इनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म हीज हर रूटीन एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ एन इलनेस और डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि कोई बीमारी या डिसऑर्डर हो जाता है जब नर्वस सिस्टम में, और उससे एक इंसान जो है, कोई भी इंसान अगर उसको कुछ डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम का, या एक कोई भी इलनेस है और उससे अपने डेली कामकाज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? ऐसी डिसेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? ऐसी डिसेबिलिटी को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी, जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि डैश इज़ अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसमें जो बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। यानी कि जब पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें मसल्स एंड जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था कि वो अफेक्ट होते हैं उनका मूवमेंट्स, इसमें क्या है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है जब ऐसी, जिसकी वजह से बॉडी पार्ट्स के जो मूवमेंट्स है वो अफेक्ट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सेरिब्रल पाल्सी। ठीक है, सेरिब्रल पाल्सी। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि सेरिब्रल पाल्सी रिलेटेड टू द न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस या न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं उनसे रिलेटेड एक कंडीशन है सेरिब्रल पाल्सी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं डैश इज अ डिफेक्ट इन द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि एक ऐसा डिफेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में बर्थ से होता है, ठीक है, अगर किसी के तो, और जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी हो सकती है। तो हम ऐसे जो डिफेक्ट को क्या कहते हैं? इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इस डिफेक्ट का नाम है स्पाइनिया फिबिडा। ठीक है, स्पाइना फिबिडा। ठीक, नाम आप लोग ध्यान से देख लीजिए। स्पाइना फिबिडा इज अ डिफेक्ट in the spinal cord by birth leads to neuromuscular disability। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहे हैं, डैश इज कॉज्ड व्हेन देयर इज अ ब्लॉकेज इन ब्लड सर्कुलेशन टू द नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम में, ठीक, जब ब्लॉकेज हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन का, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रोक। ठीक है, तो स्ट्रोक इज कॉज्ड व्हेन देयर इज अ ब्लॉकेज इन ब्लड सर्कुलेशन टू द नर्वस सिस्टम। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि स्ट्रोक इज रिलेटेड टू द ब्लॉकेज इन ब्लड सर्कुलेशन टू द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डैश, यानी कि किसके अकॉर्डिंग, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ डिसऑर्डर विच अकर्स विद द ऑनसेट ऑफ चाइल्डहुड and is characterized by limitations in intellectual functions such as reasoning and learning and carrying out the functions of daily life। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे अच्छे से डेफिनेशन को पढ़ सकें और आप लोगों को ये याद रहे कि ये किसके द्वारा दी गई है। तो देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ डिसऑर्डर विच अकर्स विद द ऑनसेट ऑफ चाइल्डहुड एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस सच एज रीजनिंग एंड लर्निंग एंड कैरिंग आउट द फंक्शंस ऑफ डेली लाइफ। यानी कि डेली लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म करने में परेशानी होना और जैसे रीजनिंग या लर्निंग में प्रॉब्लम होना, और ये शुरुआती चाइल्डहुड से ही हो जाना, ऐसे डिसऑर्डर को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसके अकॉर्डिंग दी गई है? ये जो डेफिनेशन है ये दी गई है अमेरिकन हेरिटेज यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। नंबर 11 में कह रहे हैं डैश इज नोन एज जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि एक जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी दैट कैन बी कॉज ड्यू टू ब्रेन इंजरी, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट और जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स या इम्प्रॉपर डेवलपमेंट या फिर ब्रेन में कोई इंजरी की वजह से कोई एक जो डिसेबिलिटी हो जाती है जिसको हम कहते हैं जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी। उसका प्रॉपर नाम क्या है? तो उसका प्रॉपर नाम है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, और ये नॉलेज से संबंधित होती है। मतलब इसमें क्या है, हम प्रॉपर तरीके से नॉलेज ना होना, ठीक, और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये ब्रेन को ही अफेक्ट करती है। ठीक, ये जो कंडीशन होती है, ये जो डिसेबिलिटी है, ठीक, इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं डैश डिसेबिलिटी इज द इम्पेयरमेंट ऑफ वन और मल्टीपल सेंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। जब किसी इंडिविजुअल के एक या एक से ज़्यादा सेंसेस, ठीक है, तो सेंसेस जब अफेक्ट हो जाते हैं, डिसेबिलिटी इज़ द इम्पेयरमेंट ऑफ, यानी कि नुकसान जब हो जाता है एक या एक से ज़्यादा सेंसेस को, ठीक है, हम किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं ना, स्मेल करते हैं या टच करते हैं, ये हमारे सेंसेस हैं, ठीक, तो ये जब अफेक्ट हो जाते हैं किसी भी वजह से या इनका नुकसान हो जाता है, तो ऐसी डिसेबिलिटी को हम कहते हैं सेंसरी डिसेबिलिटी। आप लोगों को ये नाम याद रखना है, सेंसेस से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी है उसको हम कहते हैं सेंसरी डिसेबिलिटी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं डैश इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनअटेंटिव माइंड, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस। यानी कि जब माइंड अटेंशन में ना हो, ठीक है, जब इनअटेंटिव माइंड हो और हाइपर एक्टिविटी हो, यानी कि बहुत उत्तेजक एक्टिविटी, एंड इम्पल्सिवनेस, तो ऐसी ये जो है इसको हम बोलेंगे क्या, इस डिसऑर्डर को, ठीक, तो हम इसको क्या कहेंगे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आप लोगों को ये नाम याद रखना है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं फ्लिकरिंग माइंड, यानी कि जब माइंड एक जगह ना रहना, एंड डिफ़िकल्टी होना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में, तो ये किसके लक्षण हैं, ठीक, तो ये भी ADHD के लक्षण हैं, ये भी ADHD के सिम्टम्स हैं। और ADHD की मैंने आप लोगों को अभी फुल फॉर्म बताई है, आप लोग ज़रा कमेंट में बताइए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं SPD डैश इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर जिसमें सेंसरी इन्फॉर्मेशंस से रिलेटेड जो रिस्पॉन्स होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, यानी कि जो सेंसेस होते हैं वो जो भी इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जब, तो ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, SPD, और SPD का फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है, ये है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं ODD यानी कि अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर एक टाइप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें एक इंडिविजुअल एंग्री हो जाता है, अपोज करता है दूसरों को, एंड इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, एंड आर्ग्यू करता है किसी भी चीज़ के लिए या सब चीज़ों के लिए। तो ऐसा जो डिसऑर्डर है, ठीक है, ये किस तरीके का डिसऑर्डर है, तो हम लोगों को ये बताना है। तो जो सही आंसर है वो है मेंटल डिसऑर्डर, हम इसको कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर, ये अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए OCD मीन्स, OCD का मतलब यहाँ पे क्या है ये हमें बताना है। तो ये होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, याद रखना है आप लोगों को। OCD मीन्स इसका फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और आप लोगों को कमेंट में बताना है ये किस तरीके का डिसऑर्डर है और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो साइड में आप लोगों को बताता रहता हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डूइंग एंड चेकिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं डूइंग एंड चेकिंग थिंग्स रिपीटेडली इज अ सिम्टम ऑफ। अब यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर भी मिल गया जो मैंने अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का कोई सिम्टम बताइए। तो देखिए, यानी कि डूइंग एंड चेकिंग थिंग्स यानी कि बार बार किसी चीज़ को करना, मतलब ज़्यादा बहुत बार मतलब एबनॉर्मल वे में एक हम कह सकते हैं, ठीक, बार बार चीज़ों को छूना बार बार, ठीक है। तो ये जो सिम्टम है ये क्या है, ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का ही सिम्टम है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं ASD मीन्स, ASD का फुल फॉर्म हमें बताना है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके एक दो सिम्टम्स आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस द इमोशंस, नीड्स एंड एक्सपीरियंसेस आर सिम्टम्स ऑफ डैश। यानी कि इनेबल होना, इनेबिलिटी यहाँ पे मतलब समझिए पहले
कि जो हमारे इमोशंस हैं, अगर हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको नहीं बता पा रहे हैं, और हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारी लाइफ में उनको हम शेयर नहीं कर पाते हैं अगर किसी से भी, ठीक, तो ये सिम्टम्स हैं ASD के, ठीक है, जिसमें हम लोग मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल, ठीक, जब अगर ऐसी सिम्टम्स से गुजर रहा होता है, ऐसे सिम्टम्स से सफ़र कर रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं, उस डिसऑर्डर को जो हम कहते हैं वो है ASD, ठीक है। इसका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फुल फॉर्म बता दिया है, ये लिखा हुआ है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ADHD इज। अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसका फुल फॉर्म बता रखा है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बिना देखे अभी आप लोग, अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स and in your WhatsApp groups etc. So thank you so much.